हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है और उसमें मैंने 2011 का पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है। दोस्तों, आज हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 में जो आया था ना, उसको सॉल्व करवाऊंगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है कि समीकरण 2 की पावर x + 5 इक्वल टू 2 की पावर x + 3 + 12 में x का मान है। दोस्तों, कभी भी ऐसे सवाल आए ना, तो आप बेसिक से बिल्कुल भी मत करना, आप ऑप्शन की हेल्प लीजिए। दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन दे रखे होते हैं कि आप ऑप्शन की हेल्प लीजिए। थोड़ा बहुत ऑप्शन की हेल्प देखना कैसे लेना है। जैसे ही आपसे पूछा गया कि 2 की पावर x + 5 इक्वल टू 2 की पावर x + 3 + 12 है, इसको सॉल्व मत करना। इसमें x का मान पूछा गया, ऑप्शन दे रखे हैं कि x का मान क्या हो सकता है -1, x का मान क्या हो सकता है -2, x का मान क्या हो सकता है -3, x का मान क्या होता है 3। जो भी x के मान दे रखे हैं, अगर मुझे x की मान यहाँ पे रख दूंगा ना, बराबर का मतलब यही होता है कि इस पार्ट में जब x का मान रखूंगा, जो भी वैल्यू आएगी ना, इस पार्ट में x के मान रखने पर +12 करने पर जो वैल्यू आएगी, अगर बराबर हुई तो x का मान सही हो जाएगा। देखिए करते हैं, देखना। जैसे मैंने ऑप्शन ए पकड़ा, मैंने कहा -1 रखता हूँ। जब 2 की पावर -1 + 5 रखूँगा, 2 की पावर -1 + 5 कितना होता है? 5 में से 1 गया 4, कितना आएगा? 2 की पावर 4। -1 + 5 कितना होता है? 4 होता है। 2 की पावर 4 आया। अब यहाँ देखो, यहाँ -1 रखेंगे तो -1 + 3 कितना हुआ? 3 में से जब 1 घटेगा तो 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2 प्लस कितना बचे? 12। अब दोस्तों, आपको चेक ये करना है कि क्या 2 की पावर 4 जो भी आएगा, क्या 2 की पावर 2 + 12 के बराबर है? अगर 12 के बराबर है तो आंसर सही हो जाएगा। अगर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। अब देखना, 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। अब देखना, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 + 12। 12 और 4 कितना होता है? 16। 16 बराबर 16 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि x का मान हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए के अलावा कोई सही नहीं हो सकता। एस की वैल्यू -1 रखेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएंगी। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखना, ऑप्शन बी भी रख के देख ले रहा हूँ, ऑप्शन बी क्या सही आ रहा है। देखना आपकी सिचुएशन के लिए, जैसे मैंने कहा ऑप्शन बी क्या है? -2 रखे हैं, तो 2 की पावर -2 + 5, मतलब 5 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा? 3। तो 2 की पावर कितना हुआ? 3 इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे? -2 + 3 क्या होगा? 2 की पावर 1। 3 में से 2 गया 1 + 12। अब 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। और 2 की पावर 1 2 ही रहेगा। 2 + 12 कितना होगा? 14। क्या 8 बराबर 14 होता है? नहीं होता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू -1 रखने पर दोनों साइड बराबर हो रही है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? -1। दोस्तों, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, मेंटली हो जाएगा। दोस्तों, कभी भी आप बेसिक से सॉल्व मत कीजिए। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए रखे ना, तो ऑप्शन का फायदा उठाओ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों पहला सवाल बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + ... 10 - 50 का मान है। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, इसमें कोई भी फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग करते कि यहाँ पता क्या कहेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की सीरीज देखना क्या दे रखी? n प्राकृतिक संख्याओं का योग दे रखा है। उसका फार्मूला पता क्या होता है? n जब भी सम निकालना है ना, तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है? n + 1/2। n कितना दे रखा है? 10। यहाँ 10 रखेंगे, 10 = 11/2। ऐसा करेंगे। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें फार्मूला अगर ना भी पता हो ना, तब कैसे करेंगे देखना ध्यान से। आप देखना, बहुत 10वीं तक तो नंबर दे रखे हैं, फटाफट लिख लीजिए और जोड़ लीजिए आसानी से। देखना कैसे, आप बताओ। 1 2 3 के बाद क्या आता? 4 5 6 7 8 9 और कहाँ तक दे रखा? 10। 10 के बाद क्या दे रखा? -50। बस इसको जोड़ना है यार, और पता करना है आंसर कितना है। जोड़ना भी एक कला होनी चाहिए। देखना कैसे, आप मुझे बताओ। 1 और 9 कितना हुआ? 10। 2 और 8 कितना हुआ? 10। 10 10 20 हो गए। 3 और 7 कितना हुआ? 10। 10 20 30 हो गए। 4 और 10, 4 और 6 कितना हुआ? 10। यहाँ 10 10 20 30 40 ही हो गए, टोटल 40। और ये 10 कितना होगा? 50। 50 में से जब 50 जाएगा, 50 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा? 0। अब देखना हमारे पास कितना बचा? खाली हमारे पास कितना बचा? 5। 5 + 0 कितना होता है? 5। 5 होता, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, जोड़ते समय ना आंखें खुली रखनी चाहिए और
ऐसे नहीं कि सब इकट्ठे जोड़ना। आप देखो बहुत ही आसानी से जुड़ गया ना। मैंने 10-10 के पेयर बनाए ना, आंसर आ जाएगा। समझे? कितना आएगा आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा आंसर कितना होगा? 5। तो जोड़ते समय आंखें खुली रखना बहुत ही जरूरी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 किस पाद में स्थित है। दोस्तों कार्तीय तल आपको समझ में आना चाहिए। कार्तीय तल क्या होता है आपने पढ़ा भी होगा, कक्षा 9-8 में पढ़ाया जाता है। अगर ना पढ़ा हो तो देखना, अभी समझ जाओगे थोड़ी देर में। कार्तीय तल एक ऐसा तल होता है जिसमें कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश। जैसे अगर हम बोर्ड पे दर्शाना चाहें तो कार्तीय तल कैसा होता है? ये एक एक्स रे होती है और ये वाई रे होती है। मतलब एक्स इधर, ये क्या होगा? एक्स डैश मान लीजिए, और ये क्या होगा? ऊपर जाएगा वाई रे, और ये नीचे क्या होता? वाई डैश। कार्तीय तल थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। इसमें कितने चतुर्थांश होते हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4 चतुर्थांश। दोस्तों अब आपको पता ये करना है कि किस तरफ से पॉजिटिव रे जाती है, किस तरफ से नेगेटिव रे जाती है। दोस्तों जब भी एक्स तरफ बढ़ेंगे ना, ये वाला जो चतुर्थांश होता है एक्स वाला, एक्स का जब भी बिंदु होता है वो कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। एक्स इस साइड चलोगे ना तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक्स से बोलिए पॉजिटिव। आप देखना वाई भी अगर इधर चलोगे ना, एक्स और वाई इस साइड में क्या होते हैं? सब पॉजिटिव होते हैं। इधर एक्स क्या होते हैं? सब पॉजिटिव होते हैं। तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव पे, तो पहले चतुर्थांश में क्या होगा? पॉजिटिव दोनों। समझे? पॉजिटिव मतलब समझे? एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव पहले चतुर्थांश में। अब देखना इस साइड एक्स के जस्ट अपोजिट साइड में क्या होता है? नेगेटिव। देखना यहाँ देखो, यहाँ क्या मूल बिंदु है? 0 के बाद 1 2 3 4। 0 से पहले क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5 -6। समझे? यहाँ इस साइड चलोगे तो कौन सा चतुर्थांश मिलेगा? एक्स की वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी? नेगेटिव में। ठीक है, लेकिन वाई की वैल्यू जो आएगी सेकंड चतुर्थांश क्या होगा? एक्स नेगेटिव और वाई तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ऊपर, तो वाई क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब देखना थर्ड चतुर्थांश किस में पड़ता है? आप मुझे बताओ। जब x से ऊपर चल रहे थे तो +1 2 3। अब 0 से जब नीचे जाओगे तो -1 -2 -3 आएगा। यहाँ देखो -1 -2 -3 आ रहा, यहाँ -1 -2 -3 आ रहा। तो थर्ड चतुर्थांश में x भी क्या का होगा? नेगेटिव का होगा, और y भी क्या का होगा? नेगेटिव का होगा। ठीक है, अब देखना चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें। यहाँ देखो x क्या है? 0 से +1 +2 +3 मतलब पॉजिटिव। यहाँ देखो -1 -2 -3 मतलब x हमारा पॉजिटिव होगा और y हमारा नेगेटिव होगा। तो ये होता है कार्तीय तल। बहुत ही आसान भाषा में समझाया है, बहुत ही सिंपल भाषा में, संक्षेप में, ज़्यादा व्याख्यान की नहीं है। ठीक है, अब देखना आपसे पूछा क्या गया कि x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -3 है, किस चतुर्थांश में होंगी? आप मुझे बताओ, इस चतुर्थांश को देख के बताओ ऐसा कौन सा चतुर्थांश है। अब आप ही आंसर बताना कि जिसमें x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। देखना x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव पहला चतुर्थांश नहीं होता। x भी नेगेटिव y नेगेटिव तो है नहीं ना दूसरे में। x नेगेटिव y नेगेटिव कौन से चतुर्थांश में होता है? तीसरे चतुर्थांश। यहाँ देखो x पॉजिटिव है, x नेगेटिव चाहिए हमको, तो कौन सा चतुर्थांश होता है? तृतीय चतुर्थांश। तीसरे चतुर्थांश में हमारा x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कार्तीय तल बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अगली बार आए ना सवाल तो उड़ा देना दोस्तों, समझे? और कॉपी में नोट जरूर करना दोस्तों, ताकि अगली बार आए ना तो उड़ जाए सवाल। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 भाग बस से द्वारा और 1/4 कार तथा शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चलता है। मतलब कोई कसर छोड़ी नहीं। उसकी यात्रा की कुल दूरी है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आप 1 या x मान के कुछ मत करना। आपको ऑप्शन दिया गया ना, बस उसका फ़ायदा उठाना। अब आप ये जानोगे कि कौन सा ऑप्शन उठाना हमारे लिए बेस्ट रहेगा, मैं ये भी बताऊंगा। देखना कैसे। आप मुझे बताओ, अगर मैंने पहला ऑप्शन लिया 118 किलोमीटर, 118 किलोमीटर ऑप्शन लिया, ठीक है। आप मुझे बताओ क्या 118 किलोमीटर को अगर मैं 2/5वां भाग निकालूंगा ना, 118 का 2/5वां भाग कितना आएगा? देखना 5 दूनी 10, 11 18 हुआ, 5 तिया 15, 3 18, 5 छक्का 3, मतलब दशमलव में आएगा। आप मुझे बताओ क्या ये ऑप्शन पहले उठाना हमारी प्रेफर रहेगा? हम क्यों दशमलव में उलझेंगे? हमें चाहिए कितना?
हमें सारी जो जितनी भी चली है ना, उसके बाद में हमें टोटल दूरी जितनी भी चली है हमने कार बस द्वारा, ठीक है, शेष दूरी हमारी कितनी आनी चाहिए, 3 किलोमीटर। क्या मुझे दशमलव में चलने में ज़्यादा मज़ा आएगा? दशमलव में हम नहीं चल सकते दोस्तों, समझे? क्यों? हमें पहले सॉफ्ट ऑप्शन देखा करो। देखना दूसरा ऑप्शन 108 किलोमीटर, 108 किलोमीटर का 2/5वां भाग निकालेंगे ना, तो वो भी क्या आएगा, दशमलव में आएगा, ठीक है। अब देखना क्या कह रहा है, 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर को अगर मैं 2/5 निकालूंगा तो बिल्कुल डेफिनेट नंबर मिलेगा। तो पहला हमारा चॉइस ये रहेगा कि हम 180 किलोमीटर लें, उसको लेके ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। देखना 180 का 2/5 करोगे तो 5 तिया 15, 3 18 30 हुआ, 5 छक्का 30, 36 दूनी 72, मतलब 72 किलोमीटर किससे चला, अपना किससे चला, ट्रेन से, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 180 किलोमीटर का 1/3 भाग बस द्वारा चला। अब देखना 180 का 1/3 भाग किससे चला, बस से। 3 18 60 हुआ, मतलब 60 और चला, 60 चला किससे, बस से। अब क्या कह रहा है कि 1/4 कार थे, तो 180 का जब 1/4 करोगे कितना आएगा, 4 चौको 16, 2 18 20, 4 पंचे 20, कितना आया, 45। अब मुझे बताओ, अब शेष 3 किलोमीटर चला। अब मुझे बताओ अगर दूरी 180 किलोमीटर थी तो मुझे इसको जोड़ने पर जितना भी जोड़े ना, जितना भी आएगा ना, उसमें अगर 3 किलोमीटर जोड़ूंगा ना तो मुझे 180 किलोमीटर देना चाहिए, तभी तो शेष टोटल शेष कितना बचा, 3 किलोमीटर बचना चाहिए। देखना क्या मुझे इसको जोड़ने पर मुझे 177 मिलना चाहिए, क्योंकि 177 प्लस 3 करोगे 180 होगा। अब देखो 177 मिल रहा है ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखना कैसे, अब देखो 72 और 60 और 45, 5 2 7, 7 6 13 4 17, जी हाँ 177 मिल रहा है, 177 मिल रहा है। अब शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला, तो शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला, 177 पे 3 कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर। समझ गए? इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों अगर ऑप्शन चेक करना है ना, तो कौन सा ऑप्शन पहले उठाएं ये आपने जाना होगा आज। और जैसे ही आपको, और ये सब मेंटली हो जाएगा दोस्तों। आपने जैसे देखा 118 किलोमीटर का 2/5 भाग करूंगा ना, दशमलव में आएगा, ये ऑप्शन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आपने देखा कि 108 किलोमीटर का 2/5 करूँगा ना, ये ऑप्शन दशमलव में आएगा। क्यों? मैं डेफिनेट डिफ़िकल्टी को बढ़ाऊँगा और मैं पहले सरल ऑप्शन चूज करूँगा ना। अब 180 किलोमीटर देखोगे ना, आपने देखा कि 2/5 आसानी से जा रहा है, 2/5 भी जा रहा है, 1/3 भी जा रहा है, 1/4 भी जा रहा है आसानी से। तो क्यों ना हम 180 किलोमीटर को चेक करें पहले। उसको चेक करने पर अगर आपने देखा, आप लकली हो गए, अगर वही मिल गया हमको कि शेष हमारा 3 किलोमीटर बच रहा है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, 180 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश जरूर करता दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि x + 1/x = 5 के लिए x² + 1/x² का मान याद है। समझे? बहुत ही आसान सवाल है, इसे देखते ही आंसर आ जाना चाहिए और ये आप भी कर सकते हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पता कैसे? मैंने कुछ नहीं सोचा, x + 1/x दे रखा। आपको a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला ना बचपन से सिखाया जाता है दोस्तों, आता होगा। उम्मीद करता हूँ यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो a + b का होल स्क्वायर आता होगा। देखना नहीं आता तो लिख दे रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस के 2ab। समझ गए? अब कुछ नहीं करना, a की जगह x रखना है, b की जगह 1/x रखना है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, a² + b² + 2ab। समझे? ये फार्मूला देख लिया। अब देखना हमको ये लाने के लिए मुझे इस इक्वेशन से क्या करना पड़ेगा। अब देखना इस इक्वेशन से ये लाने के लिए पता क्या, ये फार्मूला लिख लिया, मिटा दे रहा हूँ। देखना अब मुझे बताओ, ये इक्वेशन लिखिए, x + 1/x = 5 दे रखा है। मुझे ये चाहिए, ये चाहिए के लिए ना पता आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना इसका स्क्वायर खोलोगे तो a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a², b की जगह 1/x लिखा, 1/x² प्लस के 2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू क्या हो रही, 1/x बराबर कितना, 5 का स्क्वायर कितना होता, 25। ठीक है, अब मुझे बताओ ये चाहिए था, ये मिल गया। अब x × 1/x कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2, प्लस का 2 आ रहा, प्लस का 2 आ रहा है, इधर 25 है। जब प्लस का 2 उस साइड जाता है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये 25, 2 खत्म हो गया, -2 हो गया। 25 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 23 आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब भी आपको x + 1/x बराबर कुछ दिया गया हो
और आपको चाहिए वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको दिया गया है ना उसका वर्ग कीजिए। 5 का वर्ग कीजिए तुरंत, 5 का वर्ग 25, उसमें से 2 घटाना है, बस वही हमारा आंसर हो गया। जैसे मैं कहूँ x प्लस 1/x बराबर 7 दे रखा, आपसे पूछा गया x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, तो आप तुरंत कहोगे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आएगा। अगली बार क्वेश्चन आए ना तो छोड़ना बिल्कुल भी मत। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा तो ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट दिया गया और ऑप्शन दे रखे। क्या कह रहा है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह है, तो ये क्या होगा, समचतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, आयत होगा, पतंग होगा। दोस्तों काफ़ी में नोट कर लीजिए, जब भी मैं चतुर्भुज, समचतुर्भुज वगैरह समलंब चतुर्भुज पढ़ाऊंगा ना तो बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ध्यान रखना है किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं। दोस्तों 2 चतुर्भुज होते हैं जिनके विकर्ण एक दूसरे पर समकोण पर द्विभाजित करते हैं, ठीक है। समकोण मतलब 90 डिग्री। देखना पहला चतुर्भुज क्या होता है, वो समचतुर्भुज होता है, ठीक है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, ये चीज़ समझ गए। एक चतुर्भुज और होता है, एक चतुर्भुज क्या होता है बता दे रहा हूँ। एक चतुर्भुज क्या होता है, एक चतुर्भुज काफ़ी मिलता जुलता है, हर बार पूछा जाता है यूपी टेट में, सी टेट में। क्या होता है वो चतुर्भुज, कौन सा होता है, वर्ग। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को हमेशा समकोण पर द्विभाजित करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान था, समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि √248 प्लस √52 प्लस के √144। दोस्तों इस तरीके के सवाल ना मैं एक सीटेट में करवा चुका हूँ और वहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी इस तरीके के सवाल आए ना तो आप लास्ट से स्टार्ट करना, और इस तरीके के सवाल में ना आपको स्क्वायर रूट दिए रहते हैं, किसी का स्क्वायर दे रखा था जिसकी वजह से आपको रूट खत्म होगा, समझे बात को। आप देखना आपसे लास्ट में स्टार्ट करना। 144 दे रखा है, √144 मान लीजिए लास्ट में, ये देख रखा है इतना पार्ट, √144 दे रखा है। √144 का मतलब समझे, 144 को क्या किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। अब बताओ अंडर रूट में 12 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अंडर रूट का मतलब समझे क्या, मैंने उस दिन बताया था अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 2 गुणे 1/2 क्या खत्म हो जाएगा, 12 की पावर 1, समझ गए। या तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर मतलब समझे 2 बार 12 × 12, किसी भी चीज़ के अंदर 2 बार इंटू आता है ना, तो अंडर रूट से जब 12 आता है वो एक चीज़ बचती है, ये ऐसे ध्यान रखिए, समझे। अंडर रूट में 2 बार 12 दिख रहा है, अगर बाहर करेंगे ना तो एक बार 12 आएगा, समझ गए। इस तरीके से ध्यान कीजिए। आप बताओ √144 का मान कितना होगा, 12, ठीक है। और मेंटली ये करना है दोस्तों, 12 52 प्लस 12 कितना होता है, 64। अब पूरा अंडर रूट क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अंडर रूट 64 होगा। अंडर रूट 64 का मतलब समझे 8 × 64 मतलब अंडर रूट से बाहर जाएगा तो कितना बचेगा, 8। अब 248 प्लस 8 कितना होता है, 256। वो किसका 256, अंडर रूट 256। अब अंडर 256 किसका स्क्वायर होता है, 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर अंडर रूट 16 का स्क्वायर मतलब 16 × 16। अब 2 बार 16 आया, जब अंडर रूट खत्म होता है तो एक 16 बाहर आता है, कोई भी संख्या 2 होती है उससे एक संख्या बाहर आ जाती है, ऐसे समझिए आसान भाषा में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 16। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये मेंटली करना है, यहाँ पेन चला दिया आपके लिए, इस सवाल में पेन तो बिल्कुल भी मत चलाना। आपको कैसे सोचना है, अंडर रूट 144 दे रखा लास्ट में, 12 प्लस 52 64, अंडर रूट 64 मतलब 8 248 प्लस 8 256 का किसका स्क्वायर होता है, 16 का। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए, बहुत सही, कि जहाँ दक्षिण पूर्व दिशा है वहाँ उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए। गजब हो जाएगा अगर ऐसा होगा। क्या कह रहा है कि तब पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी। दोस्तों सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन कलयुग चल रहा है, आजकल आदमी की दिशा नहीं पता चलती है तो ग्रहों की दिशा कैसे ज्ञात करें। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं दिशा जानने की। देखना कैसे, आप मुझे बताओ, आपको दिशा का नॉलेज होगा नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो हो गई। कहाँ पूर्व होता है, ये सब बच्चों का खेल है, ठीक है। ये क्या है पूर्व, ये क्या है पश्चिम, ये क्या है उत्तर, ये क्या है दक्षिण, ठीक है। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये चीज़
में ऐसी दिशा दर्शाते हैं ना, ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है कि जहाँ दक्षिण पूर्व दिशा है, दक्षिण पूर्व दिशा मतलब पूरब और दक्षिण के बीच में क्या आती है, दक्षिण पूर्व दिशा। जहाँ दक्षिण पूर्व दिशा यहाँ हो गई, वहाँ उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा को क्या बना दिया जाए, उत्तर। ठीक है, यहीं से हमको समझना। अब मुझे बताओ उत्तर बनाने के लिए मुझे कितने डिग्री चलना चलेगा। यहाँ देखो 90 और ये कितना 45, टोटल 90 होता है। 90 45 कितना हुआ, 135 डिग्री। मतलब यहाँ जब उत्तर से जब पूरब दिशा, पूरब और दक्षिण दिशा बनाएंगे ना उत्तर को, तो हमारा कितना डिग्री चलना पड़ेगा, 135 डिग्री। 90 पूरा चले यहाँ तक, इसके बाद में 45 चले। अब क्या कह रहा है कि और किस साइड चले, राइट हैंड साइड चले। देखना और क्या कह रहा है कि तब पश्चिम दिशा किधर जाएगी, पश्चिम दिशा ये है, यहाँ से राइट हैंड साइड कितना चलना पड़ेगा, 135। भाई जब 135 इधर घुमाओगे ना तो इधर भी 135 ही घूमेगा, 135 घूमेगा। अब यहाँ से देखो पहले हम चले 90 के बाद जैसे ही हम बढ़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 45, ये इसका कितना होता है 45 इधर 45 इधर, टोटल कितना होता है 90 तो ये चल चुके हैं। अब यहाँ कितना आएगा 45, 90 45 कितना हुआ 135, मतलब हम यहाँ पहुँच जाएंगे, पश्चिम दिशा हमारी यहाँ पहुँच जाएगी। और इस चीज़ को मानचित्र में क्या कहा गया, उत्तर और पूरब। ये पूरब था, ये उत्तर था। और जब यहाँ पहुँचेंगे ना तो उत्तर पूरब, जैसे यहाँ पूरब दक्षिण था तो यहाँ क्या होगा पूरब दक्षिण, दक्षिण पूर्व, समझे। तो क्या होगा उत्तर पूरब, उत्तर पूरब कहीं दे रखा, हाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों दिशा का ज्ञान बहुत ही आसानी से हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करो। बहुत ही आसान सवाल है। देखना आपको 16% का मतलब समझना, अभी समझा रहा हूँ। 16% क्या कहता है, जैसे 16% लिखा हो तो परसेंट जब हटाओगे, जब परसेंट चैप्टर में पढ़ाएंगे, परसेंट हटाओगे किसका भाग करना पड़ता है 100 का, परसेंट हटाओगे तो 16/100 होगा। अब देखना 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 16/100 को हम लिख सकते हैं 0.16। समझ में आ रहा, पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा 1, राइट हैंड साइड में कितने डिजिट, 2 डिजिट, 2 जीरो चिपका दो। तो 16/100 को हम क्या लिख सकते हैं 0.16। इसका मतलब ये है कि 16% को हम क्या लिख सकते हैं 0.16। इतनी बात समझ गए। अब समझ गए तो कुछ सवाल में दम ही नहीं रहा। क्या कह रहा है, किसी संख्या का 16%, किसी संख्या मान लीजिए कोई भी मान लीजिए x संख्या है, उसका 16% मतलब x का 0.16, तो कितना हो जाएगा x का 0.16, या बोले x का 16%। बात बराबर है। जब 21 से जोड़ा जाए, जो कहता जाए बस बहता करता जाइए, 21 जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। स्वयं संख्या क्या माना था हमने x। अब मतलब 0.16 16 गुणे x लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं 0.16 x लिख सकते हैं गुणा करने के बाद में। ये चीज़ समझ गए। अब मुझे बताओ 21 और ये x, 0.16 x इधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, तो x माइनस के 0.16 x, ये 21 का 21 ही रहेगा, 21 आया। यहाँ तक समझ गए। अब देखना x में से जब 0.16 x घटाओगे कितना बचेगा 0.84 x। घटाना आना चाहिए, ना घटा पाओ तो ऐसे कर लो, 1.00 घटा 1 मान लीजिए, यहाँ 16 कर लीजिए। 10 में से 6 गई 4, 9 में से 1 गई 8, यहाँ 0 बचा, कितना बचा 0.84 बचा। ये सब आना चाहिए। 0.84 x बचा, कितना हुआ 21। आते ना पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा नीचे, एक पॉइंट के नीचे 1, कह डिजिट उतने जीरो चिपका दो, 100 आया। अब देना 21 चौको 84, और 4 से जब 100 काटोगे तो कितना आएगा 25। कितना आया हमारा x/25 = 1। तो x की वैल्यू समझ गए, x की वैल्यू कितनी आएगी 25, ऊपर चला जाएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 25 ऑप्शन में कहाँ दे रखा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही सरल सवाल है, ओरली आना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, किसी संख्या का 16% मतलब 16/100 मतलब 0.16 x इंटू 0.16, ये चीज़ समझ गए, प्लस 21 = x। तो x जब 0.16 x घटेगा तो 0.84 x आएगा, इक्वल टू कितना है 21 से काटो 21 चौको 84, और बटे जो 0.84 आता है उसका पॉइंट हटाओगे तो बटे 100 आएगा। 4 से 100 कटेगा 25 बार जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 25 आएगी। समझ गए। ये सब मेंटली करना है दोस्तों, बिना पेन चलाए। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। कोटि पूरक का समझे मतलब, कोटि पूरक क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोटि पूरक क्या होता है, वो एंगल, जैसे कोटि पूरक एंगल क्या होता है जिसका θ1 और θ2
दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो ये क्या होता है, कोटिपूरक एंगल होता है। ना आता हो तो लिख लीजिए। इतनी बात समझ गए। अब आपसे वो पूछ रहा है कि वो एंगल कौन सा होगा जिसका एंगल कोटिपूरक के बराबर होगा। देखना, अगर मैं कहूँ आपसे, आप मुझे बताओ, एक एंगल कितना है, थीटा। थीटा बराबर अगर 60 है, थीटा 1 60 है, तो इसका कोटिपूरक एंगल कितना होगा, कोटिपूरक एंगल कितना होगा, थीटा 2। थीटा 2 कितना होना चाहिए, 30। तो 60 और 30 तभी तो 90 होगा, तभी तो वो कोटिपूरक कहलाएगा ना। जैसे मैं कहूँ एक एंगल 50 है तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, 40। लेकिन इस कंडीशन में ये कहा गया है कि कोटिपूरक कोण जो एंगल है ना, वो एंगल के बराबर होना चाहिए कोटिपूरक कोण। तो ऐसा कौन सा कोण होना चाहिए जो 90 के बराबर होना। देखना, आप मुझे बताओ, 90 लिया तो दूसरा एंगल कितना होगा, 0। 0 90 बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं। 60 लिया, दूसरा एंगल कितना होगा, 30, तभी तो कोटिपूरक होगा ना। 60 और 30 बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी लिया 45। आप मुझे बताओ, तो दूसरा एंगल क्या होगा, 45, तभी तो 45 45 90 होंगे। वो एंगल कौन सा होगा, कोटिपूरक एंगल होगा। तो 45 एंगल था, तो दूसरा कोटिपूरक एंगल कितना होगा, 45। आप मुझे बताओ, 45 और 45 बराबर होते हैं कि नहीं होते, 45 45 बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वो एंगल कौन सा होगा, 45 डिग्री होगा, जो अपने कोटिपूरक के बराबर होगा। 45 डिग्री का कोटिपूरक क्या होता है, 45। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि प्रेक्षणों x, x + 3, x + 5, x + 7, x + 10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको जानना होगा कि माध्य किसे कहते हैं। माध्य देखना, पैसे माध्य बेसिकली होता क्या, एवरेज। एवरेज पढ़ा होगा, औसत। औसत अगर ना पढ़ा हो तो हम जस्ट माध्य बता दे रहा हूँ क्या होता है। देखना, माध्य किसी भी संख्या का माध्य निकालोगे ना, तो माध्य क्या होता है, टोटल जितनी भी संख्याएं दे रखी ना उनका सम करना, उनका जोड़ना, सम मतलब जोड़ना, और बटे कितनी संख्या दे रखी ना उसका भाग करना। ये हमारा क्या होता है, माध्य होता है। जैसे मैं कहूँ 1 2 3, 3 संख्या दे रखी हैं, ठीक है, इनका माध्य क्या होगा, ठीक है, इनका माध्य क्या होगा। आप मुझे बताओ कितनी संख्या दे रखी है, 1 2 3। मैंने क्या बोला, माध्य निकालना ना, तो उन संख्याओं को जोड़ना है, इनको जोड़ना, 3 2 5 1 6, 6 हो गई, 6 लिख दिया। आप देखना कितनी संख्या दे रखी हैं, 1 2 3 संख्या दे रखी, तो 3 से भाग करना है, कितना आएगा, 3 दूनी 6। इसका माध्य कितना आएगा हमारा, 2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों माध्य समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ सवाल की ओर और देखते हैं सवाल हमारा क्या कह रहा है। सवाल हमारा यही कह रहा है कि कितनी संख्या दे रखी है हमारी, x, x + 3, x + 5, x + 7, x + 10 का माध्य 9 है। 9 दे रखा माध्य। अब देखना माध्य हमारा कितना होगा, 9। माध्य अगर हम 9 लिख दें तो माध्य बराबर क्या होता है, टोटल संख्याओं का योग। कितनी संख्या, x, x + 3, x + 5, x + 7, x + 10, इनको जोड़ना है बस। x, x + 3, x + 5, x + 7 और x + 10, टोटल संख्या है कितनी, ये 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया। अब देखना जोड़ो, x की वैल्यू निकालोगे फिर 3 प्रेक्षणों का माध्य आ जाएगा हमारा आसान से। देखना x x x x x कितने होंगे, 2 2 4 1 5, कितना हो जाएगा, 5x। अब देखना 3 5 3 8, 8 7 15 और 10 25, प्लस के 25/5, यहीं से बराबर कितना दे रखा, 9। देखो 5 से कट रहा है, काट दो यहीं से, 5 एकम 5 खत्म, 5 25, कितना आया, 9 बराबर कितना आया, x + 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी, 5 इधर जाएगा तो माइनस का होगा, 9 में से 5 गया 4, तो x की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 4। x की वैल्यू 4 होगी तो हमको 3 संख्या लास्ट की पता, पूछ क्या रहा, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य। हमको लास्ट की 3 संख्या पता होगी। लास्ट की 3 संख्या x + 5 मतलब x की वैल्यू 4 रखोगे, 4 + 5 कितना होगा, 9। पहली से लास्ट पहली संख्या ये होगी 9, 4 7 11, 11 हो गई, 4 10 14, तो 9 11 14 का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने वही बोला कि सबको जोड़ना है, 9 11 20 और 14 34, 34 हो गया। अब कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या है, भाग करना है। 34/3 किससे जाएगा, 11 33 होता है, 11 सही 33 और 1 34, 11 सही 1/3, 11 सही 1/3 मतलब समझे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छे समझ में आएगा और जाने होंगे कि माध्य कैसे आता है। अगली बार क्वेश्चन आए ना माध्य का तो उड़ा देना दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान है। दोस्तों अभी बताया था इससे पहला क्वेश्चन कि माध्य किसे कहते हैं। देखना माध्य क्या होता है, माध्य निकालना हो ना
तो जितनी भी संख्या दे रखी है उसका सम करना है और कितनी संख्या दे रखी है उससे भाग करना है, यही हमारा माद होता है। संख्याएं दे कितनी रही हैं, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, आप लोग पता होना चाहिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, सम पूछ रहा है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपने फार्मूला पढ़ा होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n प्लस 1/2, ये होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये तो पूछ रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्या दे रखी है, आपको चाहिए क्या, सम। इसका मतलब इस जगह इस जगह पे उठकर ये आ जाएगा, समझे। अब देखना माद पूछ रहा है, माद मतलब सम क्या होगा हमारा, n प्लस 1/2, ये समझ गए। अब देखना कितनी, और पूछा क्या गया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ, नंबर कितने वो दे रखे हैं, n कितनी संख्याएं दे रखी कि जितने को जोड़ो जो ना उतना भाग करना है। कितने को जोड़ रहे हो आप, n को जोड़ रहे हो तो n का भाग करना है। अब देखना n का जैसे ही मैंने भाग किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, n का भाग करोगे तो 2n हो जाएगा, समझे। जैसे देखो यहाँ से हमें n का भाग करना है, ये आपस में आ जाता है, ऊपर ऊपर चला जाता है, तो कितना हो जाएगा, n हटके यहाँ से हटके कितना आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, समझ गए होगे। n से n कट गया। माद हमारा दे कितना रहा है, 15, तो 15 दे रखा, 15 बराबर कितना आ रहा हमारा, n प्लस 1/2। अब देखना n की वैल्यू पूछ रहा है तो n का मान कितना होगा, n का मान ऑप्शन से देख लो ना, ऑप्शन से देख लो किसका मान रखने पर हमें 15 दे रहा है। 26 रखोगे, 26 प्लस 1 27/2, 15 नहीं देगा। 27 1 28/2, 15 नहीं देगा। 28 1 29/2, 15 नहीं देगा। 29 रखोगे, 29 एक और जोड़ोगे, 29 1 30, 30/2 कितना होता है, 15 होता है, जो कि 15 दे रहा है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 अगर अच्छे समझोगे ना तो बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा। बहुत ही आसान सवाल है, आपको मेंटली करना है। और आंसर कितना आएगा पता, आंसर आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितना आएगा, 4 गुना आएगा। देखना कैसे, आपको कुछ नहीं करना, बेसिक का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं रटना है, सिर्फ बेसिक फार्मूले याद रखना चाहिए। पर वृत्त की परिधि होती कितनी है, मैं अभी लिख दे रहा हूँ। वृत्त की परिधि की बात करें हम तो परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस इतना पता होना चाहिए, काम बन जाएगा। अब देखना 2 पाई आर बराबर पहले कितनी, यहाँ से रेडियस निकल आएगी। 2 पाई आर बराबर पहले कितनी दे रखी थी, 4 पाई, ठीक है, 4 पाई दे रखा था, समझे। अब देखना रेडियस कैसे निकलेगी, पाई से पाई खत्म, 2 दूनी 4, तो पहले रेडियस कितनी थी, आर बराबर 2। बाद में परिधि कितनी हो गई, 8 पाई, तो यहाँ से रेडियस निकल आएगी। तो पहले 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है, 8 पाई। देखना पाई से पाई खत्म, 2 चौको 8, तो रेडियस हमारी अब कितनी हो गई, 4। पहले जब रेडियस 2 थी तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, कितना हो जाएगा, 4 पाई। पहले 4 पाई हो जाएगा क्षेत्रफल। अब रेडियस 4 हो गई तो अब क्षेत्रफल कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16 पाई। अब मुझे बताओ 4 पाई से 16 पाई हो गया, कितने गुना बढ़ गया, 4 गुना। 4 चौको 16 होता है ना, कितना बढ़ गया, 4 गुना। ये सब मेंटली करना है दोस्तों। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपको सोचना ये है कि कितने टाइम रेडियस होगी। देखना पहले रेडियस आपको निकालना, 2 पाई आर बराबर सीधा 4 पाई, तो पहली रेडियस 2 थी, बाद में कितनी हो गई, 2 चौको 8, 4 हो गई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 दूनी 4, 4 पाई इधर हो गया पहला, बाद में रेडियस जब 4 थी तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 16 पाई। यही पूछ रहा है कितने गुना बढ़ गया, कितने गुना बढ़ गया, 4 टाइम्स, क्योंकि 4 चौको 16 होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। अंकों का क्रम उलट जाता है, जैसे मैं कहूँ 27 संख्या है, 27 का उल्टा क्या होगा, 72, ऐसा कुछ कह रहा है। अंकों का क्रम उलट जाता है। कब उल्टेगा, जब 27 जोड़ोगे। समझ गए बात को। आप देखना ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन पे देखना 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग कितना है, 9। देखो कहाँ पे 9 नहीं दे रहा, सब में दे रखा 5 4 9 7 2 9 6 3 9 6 3 और 6 9, ये चीज़ तो ठीक है। अब आपको क्या करना है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो वह संख्या है। आप मुझे बताओ 54 में 27 जोड़ोगे क्या 45 आएगा। संख्या का क्रम उलटने का मतलब समझे, 5 54 है तो कितना होना चाहिए, 45, समझे। जब 54 में 27 जोड़ोगे तो 45 तो आएगा नहीं, इससे ज़्यादा आएगा। हमको चाहिए कम। 27 में जब
27 जोड़ोगे तो हमको कितना आना चाहिए 72। 27 में जब 27 जोड़ोगे कितना आता है 54। हमको अंकों का क्रम पलटने के लिए हमको 27 की जगह पे जब 27 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 72 आना चाहिए। समझ गए। आप मुझे तो 63 में जब 27 जोड़ोगे तो आगे जाएगा ना कि 36 होगा। अब मुझे बताओ 36 में अगर 27 जोड़ोगे कितना आएगा 7 6 13 3 3 2 5 1 6 63 आ रहा है। बिल्कुल सही है। जब 36 वो संख्या है जिसमें 27 जोड़ने पर अंकों का क्रम उलट रहा है, वो संख्या कौन सी है 36 में जब 27 जोड़ोगे कितना आएगा 63। देखो लास्ट की डिजिट पहले आ गई और पहले की डिजिट लास्ट में आ गई, अंकों का क्रम उलट गया। इसका मतलब क्या है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा 36 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 36 में जब 27 जोड़ोगे ना तो 63 आएगा। तो 36 के अंक जो है उलट जाएंगे। 36 में जब अंक जब पलटेंगे तो क्या बनाएंगे 63। और 36 में जब 27 जोड़ोगे ना तब 63 बन रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। मतलब ऑप्शन में जो दे रखा ना रेशियो वो क्या नहीं होगा 100%। देखना क्या। अब मुझे बताओ टोटल संख्याओं का योग कितना दे रखा, दो संख्या है उनका योग कितना दे रखा 48 देख रहा। और रेशियो क्या दे रखा 3:5। 3:5 मतलब पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 5, मतलब दोनों का सम अगर जोड़ोगे 8 तो 8 48 से जाएगा, 8 से 48 जा रहा है। इसका मतलब ये रेशियो तो बन सकता है। हमको चाहिए क्या कौन सा रेशियो नहीं बन सकता। आप मुझे बताओ 5 7 कितना होता है 12। दो संख्याओं का सम कितना दे रखा 48। 5 7 12, 12 से 48 जा रहा, 12 चौको 48 4 आ रहा। इसका मतलब ये रेशियो भी हो सकता है। हमको नहीं चाहिए रेशियो, ये पूछ रहा है। अब देखना 6 2 और 6 कितना होता है 8, 8 से 48 ये भी बन रहा है। तो 3 जब बन रहे हैं तो चौथा 100% नहीं बनेगा। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सोच रहे होगा ना, आपके लिए मैं कर दे रहा हूँ। 2 5 7, 7 के 48 से काटता है। जब 7 से भाग नहीं जाएगा 48 में तो वो संख्या का रेशियो 100% नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आज का सेशन यहीं तक दोस्तों। नेक्स्ट 15 सवाल अगले वीडियो में अपलोड होंगे। तब तक के लिए इनको अच्छे से समझिए और अच्छे से पढ़िए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।